प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस पार्ट 9 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2021 जून 22 से लिया गया है, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पर कि शैक्षिक प्रबंधन के मूलभूत कार्य के रूप में योजना में कुछ उपागम चरण शामिल है, इन्हें क्रमवार व्यवस्थित करें। ए. योजना परिसरों का विकास। बी. लक्ष्य का निर्धारण। सी. विविध विकल्पों की रूपरेखा बनाना और अपेक्षित लक्षण की प्राप्ति हेतु उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। डी. अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण और आवंटन। ई. वह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधितों को योजनाओं के बारे में सूचित कर दिया गया है। ABCD में आपको दिया गया है विकल्प, किस प्रकार हमें इसे लक्ष्यों का निर्धारण। शैक्षिक प्रबंधन, यहाँ आपको पूछ रहा है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो क्या कह रहा है, क्रमवार सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले कोई भी काम जब किया जाता है तो उसका एक लक्ष्य निर्धारण किया जाता है कि हमें क्या लक्ष्य निर्धारण करना है, वह किसके तहत। तो शैक्षिक प्रबंधन के मूलभूत कार्य के योजना में कुछ उपागम, इसके अंतर्गत में जो होता है, पहले आयोजन, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्वकर्ता, संगठन नियंत्रण, ये सब प्रमुख घटक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है, लक्ष्य का कार्यक्रम करना होता है कि हमें किस प्रकार का करना है। तो लक्ष्यों का निर्धारण आपको कथन बी की ओर है। कथन बी में यहाँ है, तो बी जब है शुरुआत से तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी और डी में बी है। जब लक्ष्य हमारा हो जाता है कि हमारा ये गोल है, हमारा टारगेट है, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, योजना बनाना होता है, प्लानिंग करना कि किस प्रकार से इसको हम सेटिंग करें। तो योजना परिसरों का विकास, बी के बाद क्या हो जाएगा, ए। तो बी के बाद ए है आपको कथन सी की ओर। कथन सी हमारा बढ़ेगा। चले, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि कोई भी प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट, उसको संचालित करने का कुछ बुनियादी कार्य होता है, उसके कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका योजना बनाना, दूसरे पर है उसका आयोजन करना, तीसरा है उसे में समन्वय करना, चौथा है प्रबंधन में आदेश देना, और शैक्षिक प्रबंधन के लिए अंतिम है आपका नियंत्रित करना। वही आपको हेनरी फ्योल द्वारा भी कुछ क्रमवार चरण दिए गए थे, जिसमें योजना बनाना यह आपका सही है। उसके बाद योजना बनाने के बाद है दूसरे नंबर पर संगठन बनाना।
यह है आपका हेनरी फ्यूल का। संगठन के बाद है तीसरा पर आदेश देना। और चौथा है समन्वय करना। और सबसे पहले है आपका 1 नंबर पर पूर्वानुमान। दूसरा नंबर पर है यही योजना बनाना। तीसरा में है संगठन और चौथा में आदेश देना। पांचवा आपका है समन्वय करना, हेनरी फ्यूल के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। सही आंसर का मिलन ये रहा BACDE। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है। मुक्त शैक्षिक संसाधनों के उपयोग में आचार्य के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। ए ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी क्रिएटिव कॉमन्स, डी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ABCD में हमारा सही कौन सा होगा? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER, यह जो है आपको ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन को मूलभूत सिद्धांत में उपयोग किया जाता है। इसमें मुक्त शैक्षिक संसाधन जो सीखने और अनुसंधान सामग्री है उसमें उपयोगकर्ता के स्वामित्व साझा करना, जो संशोधित करने के लिए मुक्त होने के लिए फ्री। ब्रिटिश, इसको बेरा भी बोला जाता है, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, बेरा। यह जो है आपको सार्वजनिक लाभ में सुधार करने के लिए बेरा का अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, बेरा वही आपका यह जो है मैसाचुसेट्स, इसको MIT भी बोलते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह जो है आपको निजी शोध विद्यालय, निजी इसमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर प्रेशर दिया जाता है। यह है आपका क्रिएटिव कॉमन्स, इसमें इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसमें कॉपीराइट लाइसेंस होती है जो कुछ निःशुल्क भी वितरण की जाती है। और यह है आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस OER। इसमें अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, ये सब जो है लाइसेंस मुक्त टेक्स्ट, मीडिया और अन्य डिजिटल वस्तुएं भी आते हैं। हमारा सही विकल्प है बेरा, ऑप्शन ए। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर।
शिक्षा स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनियम द्वारा एनसीटीई ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है? ए 2014, बी 2013, सी 2012, डी 2015। एमएड कार्यक्रम, एमएड कार्यक्रम को किस रेगुलेशन के तहत 2 वर्षों की अवधि तक इसे बढ़ा दिया गया है? एनसीटीई ने, नकटे ने। तो यह है आपका वर्ष 2014। 2014 में यह जो है न्यूनतम 4 वर्ष, 4 सप्ताह, मिनिमम 4 सप्ताह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के भीतर पूरा करने की बातें कही गई है। यह जो है आपको लघु शोध प्रबंध, जिसमें दिशा निर्देश और परामर्श छात्रों को 1:5 के अनुपात में दिए जाते हैं। ऑप्शन हमारा ए की ओर है 2014। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है? ए साहिल पारगमित विद्यार्थियों के अपने अध्ययन में साक्षात्कार एवं अवलोकन करता है। बी रेखा पारगमन के संबंध में माता पिता और उनके बच्चों का साक्षात्कार लेती है। सी समीर जिले एवं कक्षा के ग्रेडों से सफल पारगमन वालों की प्रतिशतता को देखता है। डी रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है। इस ABCD में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ ढंग से कौन सी विधि है जो अनुसंधान अध्ययन को दर्शा रहा है। हम सब पहले समझें कि अनुसंधान पद्धति के लिए क्या क्या प्राप्त किया जाता है। अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च के लिए, तो इसके लिए डेटा को शामिल किया जाता है। डेटा, तो डेटा जो है कैसे प्राप्त होगा? तो पहला नंबर पर हमारा है संग्रह, कलेक्शन करना। दूसरा पर है इसका अवलोकन करना और तीसरा है इसका प्रायोगिक अध्ययन करना और चौथे में है इसका अनुकरण करना। यह कुछ ये 4 जो है इसके मिश्रित पद्धति इसी के अंतर्गत में हमारा शामिल होगा। डेटा गुणात्मक एवं मात्रात्मक। यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों का यहाँ डाटा शामिल होता है। मिश्रित पद्धति यानी कोई 2 मिला हो, तो यहाँ रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्ष को संपूरक करती है। यह क्वेश्चन का जो कथन है सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है, क्योंकि हमारा अवलोकन करना भी एक थीम है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। शिक्षावाणी एक श्रवण आधारित सीखने की पहल है जिसकी शुरुआत की गई है एनसीटीई द्वारा, बी आरसीआई द्वारा, सी यूजीसी द्वारा, डी सीबीएसई द्वारा। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। शिक्षा वाणी, सीधी सी बात है कि इसको बोलने मात्र से ही लगता है कि यहाँ ऑडियंस से संबंधित है, ऑडियो। तो यह एक कार्यक्रम है
जो वर्ग कक्ष क्लास 1 एंड 2 के छात्र छात्राओं को मीना की कहानियां, वहीं वर्ग कक्ष 3 से 12 तक के छात्र छात्राओं को कक्षावार पाठ्यक्रम आधारित श्रव्य पाठ का प्रसारण। तो प्रसारण कहाँ से की जाती थी? तो सीधी बात है कि यह ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी, जैसा कि वाणी हमारा यहाँ शीर्षक ही है। तो यह कहाँ से होता था? एफएम रेडियो। एक प्रोग्राम था जिसको 55 मिनट तक प्रोग्राम चलता था। यह 11 बजे से चालू होकर 11:55 तक इसकी शुरुआत होती थी। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार के एजेंसी एनसीटीई, यही है आपका एनसीईआरटी के द्वारा इसे संचालित किया गया था 11 मई 2020 को। यह हमारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम है। जो एनसीईआरटी है वह है आपका सीबीएसई से कंडक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ऑप्शन डी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। दुख से निवृत्त होने की स्थिति तक पहुंचने के संदर्भ में जैसा कि बुद्ध द्वारा अनुशासित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन उन 8 चरणों अथवा नियमों में नहीं है? ए सही आचरण, बी सही प्रयास, सी सही ज्ञान, डी सही भाषा। इसमें सीधी सी बात है कि प्रश्न को ध्यान देना है कि नहीं है, नहीं को फोकस करना है। तो हमारा 8 चरण जो है, जो बुद्ध द्वारा दिया गया है, उसे अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसमें दुख निरोध, जो जीवन में संतुलन पैदा करता है, बैलेंस लेकर चलता है, वह अष्टांगिक मार्ग जो है वो कौन कौन सा है? तो यह है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, 7वां है सम्यक स्मृति, और 8वां है आपको सम्यक समाधि। एक क्रम से आपको दे दिया गया है कि कभी दूसरा पढ़ क्या है, तो कभी तीसरा पढ़ क्या है, कभी 5वां पढ़, तो कभी पहले की बातें होती है। ये सिलसिलेवार से है, इसको आपको एकदम मन
मस्तिष्क पर याद कर लेने जैसा छाप लेना है। इसका याद करने के लिए हम लोग भी अपना एक छोटा सा ट्रिक बनाए थे कि कैसे इसे क्रम से याद कर लिया जाए। तो वह हमारा ट्रिक था दृश्य वाक आपू सस। दृश्य वाक आपू सस, ये 4 और ये 4 को मिलाकर 8 हमारा क्रम से समाहित हो जाता है। आप अपनी सुविधानुसार इसे ट्रिक बना सकते हैं। दृश्य, दृ माने यहाँ दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक शब्द सभी में लगा हुआ है, तो सम्यक का मतलब है जितना हो सके, जितना अच्छा हो सके। यह है हमारा सम्यक। सम्यक दृष्टि, दृ से दृष्टि, स से संकल्प, वा से वाक, क से कर्म, आ से आजीवन और पू से या तो व्यायाम कहिए या पुरुष कहिए, पौरुष। ये दोनों आप सस। स है एक स्मृति और एक स है समाधि। ध्यान देना है कि 8वां जो है समाधि है। दृष्टि से चालू होकर हमें समाधि पर समाप्त हो जाता है। समाधि में जो है वह बिल्कुल शांत एकाग्रता को प्राप्ति हो जाती है। और वही दृष्टि जो है जीवन के दुख सुख का अवलोकन करता है या देखता है। दुख सुख दोनों का यह अवलोकन करता है। तो यहाँ से चालू होकर हमारा समाधि तक समाहित हो जाता है। और क्या नहीं इसमें दे दिया गया है, तो वो है आपका ज्ञान। ज्ञान जो है वह आपको नहीं दिया गया है, यानी सही आचरण है, सही प्रयास, सही भाषा, सब कुछ है, लेकिन सही ज्ञान की बातें अष्टांगिक मार्ग में नहीं है, जो ऑप्शन सी की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पर। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान स्थित है। ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी नई दिल्ली में, डी चेन्नई में। आपको बताना है कि यहाँ सही विकल्प कौन सा होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इज लोकेटेड इन, इसको बोलते हैं निप्पा भी, निप्पा भी इसको बोला जाता है। आई से पहले यह इंस्टीट्यूट है, संस्थान। तो यह कहाँ स्थित है? यह जो है आपको स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये निप्पा जो है इसकी स्थापना 1962 में केंद्रीय सरकार शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसे विश्वविद्यालय के रूप में 2006 में मान्यता इसे प्राप्त हुआ। इसमें इसका जो कार्य क्षेत्र है वह है आपको शैक्षिक आयोजन, शैक्षिक आयोजन, प्रशासक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, परामर्शी सेवा का प्रसार शामिल है। ऑप्शन हमारा क्या है? सी। सही आंसर का मिला ये रहा ऑप्शन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है।
निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित करें। यही प्रश्न है हमारा। ए अरविंदो घोष, बी स्वामी विवेकानंद, सी जय कृष्णमूर्ति, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इंग्लिश इसकी है, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। यहाँ आपका है निम्नलिखित भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसफर्स, यही ना। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दें कि रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो है इनका जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और ये वही पश्चिम बंगाल में ही रहकर अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन किया। इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में, विवेकानंद जी का जन्म 63 में रहा है। ये विवेकानंद जी का जन्म भी कोलकाता में ही 12 जनवरी हम सब जानते हैं 1863 स्वामी विवेकानंद। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त। अरविंदो घोष, इनका भी जन्म कोलकाता में ही हुआ और ये 1872, यह है 1861, यह है 63, यह है 72। इनके पिता एक डॉक्टर थे। जे कृष्णमूर्ति, ये आपका मद्रासी है। ये इनका जन्म जो है मद्रास में 1895 में। तो सबसे नया जो है 1895 है, ये सी सबसे अंत में आएगा। तो सी सबसे अंत में है आपको ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। ये डी हमारा रविंद्रनाथ टैगोर सभी में है, तीनों में हमारा सही विकल्प डी होगा, क्योंकि 1895 सबसे अंतिम में है। जे कृष्णा मूर्ति का है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रकृति का अध्ययन इन्होंने किया। जे कृष्णा मूर्ति जी भी दार्शनिक आध्यात्मिक विषयों पर एक लेखक के रूप में, प्रवचनकार के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे मानसिक क्रांति, मस्तिष्क की प्रकृति, ध्यान, मानवीय संबंध, समाज में सकारात्मक परिवर्तन, इस पर कार्य इन्होंने कुशलतापूर्वक किया। ऑप्शन हमारा क्या है? सी। सही आंसर का मिलन ये रहा, सी ऑप्शन में है DBAC। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका सॉल्यूशन। आशा है आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं, सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।